तो सक्षम हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, है ना? इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर, ये वाला पार्ट तो आसान। अच्छे से हो गया था। ये बेसिकली जो पार्ट था आपका, बेसिकली फ्रेडरिक एडजॉर्प्सन था। अभी लैंगम्यूर का मैंने आपको बताया नहीं था। तो लेट्स सी स्टार्ट। फ्रॉम हियर 18th जैन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने एक सेकंड। डिफरेंशिएट। यस, एक मिनट रुक जाइए। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था ना, हाँ, कैमी जॉब्सन और फिजियो जॉब्सन में, राइट? सक्षम। हेलो। यस। ये सर कर। ओके, तो बेसिकली हमने फ्रेडरिक एट जॉब्सन आइसोथर्म हमने वो ग्राफ भी देखा और उसका इक्वेशन भी देखा। अब अपने पास लैंगमुइर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लैंगमुइर एट जॉब्सन, लैंगमुइर एट जॉब्सन आइसोथर्म। यहाँ भी एक इक्वेशन आता है और उस इक्वेशन से ग्राफ निकालेंगे और वहां भी देखेंगे, जैसे कि आपने 1/n का वैल्यू देखा, एक जगह 0 था, एक जगह 1 था, और एक जगह 0 और 1 के बीच में था। तो वो ग्राफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया था। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज रिलेशन बिटवीन amount of gas adsorbed. It is relation between amount of gas adsorbed, सेम डेफिनेशन है, on per unit mass of, on per unit mass of solid adsorbent, on per unit mass of solid adsorbent with pressure at constant temperature, at constant टेम्परेचर। और इस डेफिनेशन से बेसिकली अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। x बाई एम, यानी ये जो x रिप्रेजेंट कर रहा है सक्षम, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडजॉर्बेंट का मास, और m जो है वो पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट है विच इज सॉलिड, इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये AP अपॉन 1 प्लस BP। अब यहाँ पे ये इसे ही कहते हैं हम लैंगमुइर एडजॉर्प्शन इक्वेशन कहते हैं, जहां पे ए और बी जो होता है बेसिकली आपका, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता अच्छा। है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सारी चीजें लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। वेयर एक्स इक्वल्स टू मास ऑफ एडजॉर्बेंट, that will be equal to gas, where m is equal to mass of adsorbent that is in solid state, सॉलिड की बात होती है जनरली। और आपका ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है। ए एंड बी आर कांस्टेंट which depends on, which depends on nature of adsorbent, nature of adsorbent and gas at constant temperature, at constant temperature। एंड आपको पी पता है, पी क्या होता है भाई, पी होता है प्रेशर। पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। अब इसी इक्वेशन से बेसिकली हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। और
सबसे बड़ी बात कि मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, जो बोर्ड में डिलीटेड सिलेबस से सारे कवर करा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके जेई मेंस में भी आएगा। विल दैट बी यस ओके? डन। ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कर्व की बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली कर्व कैसा होता है। तो सिंपल एक्स बाई एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी दिख रहा होगा, क्योंकि एक्स बाई एम इज इक्वल टू, आपको पता है, ए पी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कर्व होगा, जो ग्राफ होगा, वो इस तरीके से आएगा जैसे उसमें आ रहा था, सेम आएगा। इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं बी। ठीक है। ये बी वो पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं सक्षम, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं सक्षम? सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट। अब ये सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। अगर इसको समझना है तो बेस्ट तरीका ये है समझने का कि आपको अगर सॉल्युबिलिटी याद हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। तो जस्ट सपोज आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो डिसॉल्व नहीं होगा ना उसमें। जैसे मान लीजिए आपने 5 ग्राम शुगर लिया, हाफ के जी शुगर लिया, एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्वेबल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, वो सॉलिड स्टेट में ही रह जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड फर्दर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट, और सैचुरेशन सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस पे जाके जो गैसेस पार्टिकल चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद वो भी नहीं होंगे, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है एक्स बाई एम का रेशियो। तो यहाँ पे पीएस जो होता है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो, है ना? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो यहाँ पे भी पहले देख लीजिए, यहाँ पे भी वही करेंगे, ओए पार्ट को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओए पार्ट को लेते हैं। ओए पार्ट अगर देखिएगा तो ओ ए बी और आफ्टर बी में लो प्रेशर पे है। ओए में लो प्रेशर है कि नहीं सक्षम? तो बस यहाँ पे लो प्रेशर है। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर होता है आपका, तो ये जो वन होता है ना आपका, वन वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, वन जो है आपका वेरी 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 ग्रेटर देन बीपी होता है। वन वेरी वेरी ग्रेटर देन बीपी होता है। तो हम क्या करेंगे कि बीपी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या, अपने पास इक्वेशन यही है ना, ए पी अपॉन वन प्लस बीपी, यही है। यस और सर। अगर ये बहुत ही छोटा हो गया तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपने पास बचेगा क्या, लो प्रेशर पे एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी। एपी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी पार्ट लेंगे। जब ए बी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मॉडरेट प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉडरेट प्रेशर। अब ये मॉडरेट प्रेशर क्या होता है? तो मॉडरेट प्रेशर में देखिए, अपने पास मॉडरेट प्रेशर में क्या हो जाता है कि ये जो सेम होता है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू नो चेंज ए पी अपॉन वन प्लस बीपी हो जाता है। एपी अपॉन वन प्लस बीपी हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद आफ्टर बीपी की जब बात करते हैं, आफ्टर पॉइंट बी, आफ्टर बी, ठीक है, हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। और जब हाई प्रेशर लगेगा आपका, जब हाई प्रेशर लगेगा आपका, तो वन जो बीपी जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन वन तो होगा। जब लो ए बाई प्रेशर बीटा। होगा तो उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि बेसिकली किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सक्षम, ए अपॉन ए पी अपॉन बीपी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा कि ए यहाँ पे अपॉन हम बी। क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि एक्स बाई एम विल बी इक्वल टू ए अपॉन बी। मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ, सही से लिख लीजिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन दूंगा ग्राफ का, ठीक है। सिंस यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। यस सर। चलिए, ये मुझे बता दीजिएगा होते I'm having tea. डन सर। Very good. So you need to plot a graph. Question is, draw graph of log x by m versus log p in physiojobson. physiojobson बोले तो ये बात कर दिया आपका
फिजियोजॉब्सन बोले तो ये बात कर दिया आपका कौन सा, फ्रेडलिच की बात कर दिया फिजियोजॉब्सन। आपको रिलेशन पता है, फ्रेडलिच इक्वेशन भी पता है। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन जाए। ग्राफ बनेगा कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे होता है क्या, ऐसे बनेगा? सर आपने इतना तो बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बनेगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन ही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं सर, तो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा अलग होगा क्योंकि उसमें 1/n भी आ रहा है। ये बनेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। लीजिए, खूब स्ट्रेट लाइन बना दिया मैं, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन बना दिया। बताइए। एक सेकंड। 11th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है? यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन का पूरा वो पढ़ा होगा आपने, इक्वेशन वगैरह। सर वो सबसे कॉर्नर वाला बनेगा। यू मीन टू से दैट लेफ्ट और राइट? राइट। राइट, ये बताया आपने, बिल्कुल गलत जवाब। अब देखिए कैसे बनाते हैं। इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है और आपको तो ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप फोकस करिएगा, कोनिक सेक्शन बेसिकली, ठीक है? काफी काम आएगा आपके फिजिक्स के ग्राफ में, केमिस्ट्री के ग्राफ में। केमिस्ट्री का ग्राफ तो बहुत ही आसान है। तो चूंकि हमें क्या निकालना है, हमें अगर आप देख रहे हैं तो log x बाई एम वर्सेस log p के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? यस तो सर। हम सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे और ये फिजियोजॉब्सन की बात कर रहा है, दैट मींस x बाई एम इज इक्वल टू, फिजियोजॉब्सन में क्या होता है, kp राइज टू द पावर 1 बाई n। दिस इज द यस। इक्वेशन फ्रॉम द साइंटिस्ट, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि इसमें log दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। जब log लेंगे तो log x बाई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log kp इंटू राइज टू द पावर, kp राइज टू द पावर 1 बाई n। अब देखिए ये log मिल गया लेकिन log p डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे पता है, इतना तो पता है आपको, log k प्लस log p राइज टू द पावर 1 बाई n लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब ये भी पता है कि हमें बस log p राइज टू द पावर 1 चाहिए, यहाँ क्या है, 1 अपॉन n। तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा और सॉल्व किया इसे और इसे लिख दिया मैंने 1 बाई n log p। तो अब अपना पूरा बन गया इक्वेशन, जो चाहिए हमें, x एक्सिस पे क्या चाहिए और y एक्सिस पे क्या चाहिए, सब मिल गया। यस मिल गया सर। दिव्यम, सक्षम। अब देखिए अपना सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपल। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? इसमें कोई दिक्कत आपको? नो सर, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, गुड, इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको दिख जाए। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, जो कि ये है। m क्या होता है, स्लोप, जो कि 1 बाई एन है। x के जगह ये है, y के जगह ये है, और ये भी पता चल गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करिए, ये y रहा आपका, y पे, इस पे क्या है आपका p है, log p है, और इस पे क्या रहा आपका, log x बाई m है, सिंपल, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, स्लोप तो पता चल गया अपने को, 1 बाई एन है, ये क्या आपका स्लोप है। उससे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है और ये इंटरसेप्ट है, तो ये ऊपर से जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, इंटरसेप्ट यस लॉग सर। के हो जाएगा। और यहाँ पे ये ग्राफ बन गया, और जिसका स्लोप जो होगा ये भी पूछ सकता है आपको, जो कि वैल्यू क्या होगा, 1 बाई एन होगा। सो सिंपल। जी सर।
ऊपर, हाँ चलिए फटाफट लिख लीजिए जरा। अगर ये समझ में आ गया तो कैमिज ऑप्शन का इजीली कर सकते हैं आप, विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। यस। डन सर। ओके वेरी गुड। तो चलिए, अब अपने को एक ग्राफ तो प्लॉट कर लिया हम लोगों ने। अब जो दूसरा ग्राफ मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे जो सवाल है आपका कुछ ऐसा है, ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दो ग्राफ और है, ग्राफ ऑफ ए जो मैंने आपको दे दिया वो क्या है, पी अपॉन एक्स बाई एम वर्सेस पी इन कैमिज ऑप्शन। ये कैमिज ऑप्शन कहते ही आपको कौन सा इक्वेशन ध्यान में आना चाहिए, कौन लैंग्वेज वाला। सा, लैंगमुयर वाला, वेरी गुड। और बी जो है आपका, उसमें ड्रॉ करना है एम बाई एक्स वर्सेस वन बाई पी इन कैमिज ऑप्शन। दोनों ही कैमिज ऑप्शन में करना है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, नहीं तो सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू करिए। उसके बाद अपन लोग आज पढ़ेंगे कैटालाइसिस। पूरा थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन इतने इजी वर्ड में है कि पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कैटलिस्ट का नाम सुना होगा आपने, कुछ नए टर्म्स आ जाएंगे इसमें, प्रोमोटर हो जाएंगे, ऑटो कैटलिस्ट हो जाएगा, पॉइजन्स हो जाएगा, इनहिबिटर्स हो जाएगा, उन्हीं का डेफिनेशन। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट एज सुन एज पॉसिबल। हो गया सक्षम? सर सेकंड वाला तो उल्टा ही ग्राफ बन जाएगा उसका। उल्टा बोले तो ऊपर से नीचे? नहीं सर, जो आपने लैंग्वेज का ग्राफ बनाया उसका ही बिल्कुल उल्टा, इनवर्स है ना। अच्छा ये वाला। यस सर। मतलब लैंग्वेज का ग्राफ तो ऐसे ही बना था ना कुछ ऊपर की तरफ, तो इसका उल्टा बोल रहे हैं आप, ऐसे होगा? नहीं सर, लैंग्वेज का ग्राफ वो था ना जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाते जाते फिर स्ट्रेट लाइन आ गई थी, तो वो। अच्छा अच्छा, ऐसे कहना चाहते हैं, ये ऐसे था, यस सर। तो इसका उल्टा ऐसे होगा नीचे की तरफ, जी आपने सर, पहले। वो होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर वो उल्टा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होगा ऐसे, क्योंकि उसमें ऐसे था तो इसका उल्टा ऐसे। चलिए वो वैसे गलत है, पहला हो गया, जब मैं बताऊं।
सर पहला नहीं। दूसरा, चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अपने को पता है ये कैमिज ऑप्शन देखते ही आपको क्या ध्यान में आया, एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन वन प्लस बी पी, राइट। यस। सिंपल। तो अपने को देखिए यहाँ पे क्या है, P वर्सेस दिस वर्सेस P है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लैंगमुर इक्वेशन लिखूंगा, एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन वन प्लस बी पी। ठीक है, देखते जाइएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कि हमें चाहिए क्या और हमारा इक्वेशन है क्या। हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है P अपॉन एक्स बाई एम। ठीक है, P अपॉन एक्स बाई एम है, तो मैं क्या कर देता हूँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया ये कलर। हाँ, मैं क्या कर देता हूँ, P से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको P से डिवाइड करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा AP अपॉन वन प्लस बीपी अपॉन में P होगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, x बाई एम अपॉन में P इज इक्वल टू, अपने पास बचेगा A अपॉन वन प्लस बी पी। होगा यस और नो। यस सर। लेकिन अपने को चाहिए P अपॉन एक्स बाई एम, तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल ले लीजिए या इनवर्स कर लीजिए, इनवर्स कर लीजिए या फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो ये P ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x बाई एम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको जब इन्वर्स करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस बी पी अपॉन में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अब आगे वाला स्टेप अगर ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस वाला मिल गया, P अपॉन एक्स बाई एम जो मुझे चाहिए। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, वन अपॉन ए प्लस बी पी अपॉन में क्या लिख दूंगा, ए लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखिए P अपॉन एक्स बाई एम जो कि वाई एक्सिस पे मैंने रख दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, फोकस्ड। ठीक है, P अपॉन एक्स बाई एम यहाँ रख दिया और P ये रहा आपका यहाँ रख दिया। तो आप खुद ही देखिए y इज इक्वल टू, अगर सही से लिखूं मैं C इधर लिख देता हूँ और mx इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। नहीं। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो m हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो इंटरसेप्ट हो गया। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ये वन बाई ए इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पे ये सवाल पूछ सकता है इंटरसेप्ट कौन होगा, और यहाँ पे अगर स्लोप पूछूं तो क्या हो जाएगा, b अपॉन, बी बाई। सिंपल। बन गया कि नहीं कितना आसानी से। यस। तो हमें वो दिमाग नहीं लगाया कि उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसको समझ के सही से लिखिए और सेकंड वाला ट्राई करिए। जी। सर इसमें तो बी बाई ए का इंटरसेप्ट आ जाएगा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में b बाई ए का, इंटरसेप्ट आ जाएगा। नहीं आप हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सर और स्लोप, ए नहीं, वन बाई ए का। वन बाई ए, ये आप मतलब पजल खेल रहे हैं या फिर एग्जैक्टली दिख रहा है आपको कि वन बाई ए होगा। हाँ सर वन बाई ए होगा। ठीक वन है, बाई। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया। एक सेकंड।
डन सर। वेरी गुड। तो उसका जो ग्राफ आया होगा वो कुछ ऐसा आया होगा सक्षम, सिंपल आया था एकदम, ग्राफ सेम आया था, ग्राफ तो सेम ही आया था ऐसे, बस इसमें ये था कि ये 1/, हाँ ये आपका था, ये p था, और यहाँ पे क्या था, m/x, राइट, m/x है, तो ये जो आपका ये था इंटरसेप्ट वो आ गया था आपका b/a, और ये जो स्लोप था m था बेसिकली, ये 1/a आ गया था, राइट। यस। वेरी गुड। तो आगे बढ़े, नया टॉपिक शुरू करते जी हैं सर। जो कि आपका क्या होता है, कैटालाइसिस होता है, ठीक है। तो देखिए टॉपिक डाल लीजिए कैटालाइसिस, और कैटलिस्ट का तो नाम सुना ही है आपने, सुना है कि नहीं। यस सर। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कैटलाइसिस में सबसे पहला हम बात करेंगे कैटलिस्ट की ही बात करेंगे, कैटलिस्ट। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का मतलब ये हो जाता है सक्षम कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। इस कैटलिस्ट के बारे में हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हर रिएक्टेंट को एक मिनिमम एनर्जी पे जाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जनरली ये होता क्या है कि जैसे आप कैटलिस्ट डालेंगे तो वहां पे जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो वो जल्दी अटैन हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द सब्सटेंस which can change the speed of reaction, speed of, wait a minute please, so here is the substance which can change the speed of reaction without, basically there are some things like poisons and that decreases rate of reaction, that means that increases activation energy. So catalyst is of two types. Change the speed of reaction without itself undergo any permanent change, any permanent change in mass, or in mass and composition of, composition at the end of reaction. बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2KClO3 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सिंपल हीट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आपने यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है, MnO2 विच इज अ कैटलिस्ट, एक्ट्स एज कैटलिस्ट, तो यहाँ बना लेगा 2KCl, सेम प्रोडक्ट, बट यहाँ पे जो रिएक्शन का टाइम है वो काफी घट जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर। डन सर। डन डन, वेरी गुड। नाउ कम टू दिस। यहाँ पे इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिखते जाइए। विच, पॉजिटिव मतलब जो इंक्रीज कर दे, और नेगेटिव का मतलब जो डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इंक्रीज इज द रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, तो जो पॉजिटिव होते हैं ना वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं और दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं एक एग्जांपल, तो ध्यान दीजिएगा 2SO2 प्लस O2 को ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 2SO3। क्या मिल जाएगा? 2SO3। और इसको और अच्छे से अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक ग्राफ बनाता हूँ जिसको आप देखिएगा। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो कि ये ग्राफ हमने किस में पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ कि ये रहा आपके पास रिएक्टेंट का एनर्जी और ये रहा आपके पास प्रोडक्ट का एनर्जी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी एक निकला और यहाँ पे चला गया प्रोडक्ट के पास, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये ऐसे निकला और फिर ये भी चला गया। ये हो क्या रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या है, फिर से यहाँ से निकला और ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली आपने किस क्लास में उसमें पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये जिसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें ज्यादा आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपका विद नेगेटिव कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है, और विद नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देता है। और इसकी जब व्हाइट वाले की बात करें तो व्हाइट वाला है ना, ये विदाउट कैटलिस्ट है, इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिव में जो होता है ना नॉर्मल से भी ज्यादा टाइम लगता है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी, तो ये है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड, तो ये लिख लीजिए। डन सर। आप लिख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? सर लिख रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट की। तो नेगेटिव कैटलिस्ट आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है, दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। इसको हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीजेस which decreases rate of reaction, which decreases rate of reaction, that means activation energy यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंपल 2H2O2 में अगर आपने हीट कर रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, तो जल्दी दे देगा रिएक्शन एज कंपेयर टू इसमें अगर आपने H3PO4 डाल दिया विच इज एसिड, तो ये एज अ इनहिबिटर एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा 2H2 प्लस O2 में, ये काफी टाइम ले लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। इज दैट तो, क्लियर? तो सर इनका फिर फायदा क्या होता है? जब देखिए अपने को बस जल्दी जल्दी ही नहीं करना होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रिएक्शन हमें आराम से रीड करना है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ना है, उसको टाइम लगा के देखना है कि उसके बीच में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो स्लो करेंगे तभी तो उस मैकेनिज्म को और अच्छे से समझ पाएंगे। यस सर। तो उन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है जनरली, और भी बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, ओके। डन। यस। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट आता है जो कि आपका बहुत ही आसान है। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा आपके पास ऑटो कैटलिस्ट। एनसीईआरटी रीड करते हैं ना आप, हल्के में नहीं लीजिएगा, रीड करते रहिएगा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द रिएक्शन विच catalyzed by one of the product, एक प्रोडक्ट से कैटलाइज्ड हो जाए उसे क्या कहते हैं हम, ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए MnO4 माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है C2O4 माइनस 2 है, तो इसमें Mn जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको मैंने डी एंड एफ ब्लॉक में भी बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में अगर आपको याद हो, तो ये जो चीज होता है MnO4 माइनस, वो किस में जाता है, Mn+2 में जाता है, और C2O4 माइनस किस में जाता है, CO2 में जाता है, और ये H2 में तो रहेगा ही रहेगा। बैलेंस देख लीजिएगा है या नहीं है, ये बस समझाने के लिए। तो ये वाला जो है आपका, ये एक्ट करेगा एज ऑटो कैटलिस्ट, एज ऑटो कैटलिस्ट। यस सर। वेरी गुड, इसके भी बहुत सारे लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आपके पास फिफ्थ, वो आ जाता है प्रोमोटर्स। क्या आ जाएगा? प्रोमोटर्स। अब ये प्रोमोटर्स क्या होते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक्टिविटी को इनहेंस करता है। एज फॉर एग्जांपल N2+3H2 विल गिव, देखिए किसके प्रेजेंस में होता है ये जो आपका अमोनिया बनाते हैं, वो आयरन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और मोलिबिडियम, ये मोलिबिडियम जो होता है एज अ प्रोमोटर एक्ट करता है। और जो आपका आयरन है ना, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। तब जाके आपका बनेगा 2NH3। तो बेसिकली प्रोमोटर्स जो है मोलिबिडियम, ये क्या करता है? एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी एक्ट करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। शुड आई चेंज द स्लाइड? एक सर एक बार फिर से बता दो प्रोमोटर बोलिए। प्रोमोटर्स में क्या है आपका कि जैसे मान लीजिए एक कैटलिस्ट होता है और उसके साथ अगर प्रोमोटर आपने डाल दिया तो वो कैटलिस्ट का एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, सर जैसे एक मान तरह से लीजिए कैटलिस्ट का ही कैटलिस्ट हो गया। क्या क्या? एक तरह से कैटलिस्ट का ही कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट हो गया। हाँ, कैट एक्चुअल में ये कैटलिस्ट नहीं, ये कैटलिस्ट को सपोर्ट करता है ताकि उसका एक्टिविटी इनहेंस कर पाए, इंक्रीज कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्शन करा रहे हैं, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, तो हो सकता है कैटलिस्ट पे कुछ इफेक्ट पड़े, तो उस इफेक्ट को रोकता है और उसको इनहेंस करके रखता है, उसके एक्टिविटी को, उसको लूज नहीं पड़ने देता। ओके हो गया। डन। वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आ जाता है आपका सिंपल सा जो आएगा आपका पॉइजन्स आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइजन्स होता है ना, जैसे प्रोमोटर था वो इनहेंस कर रहा था, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं द एक्टिविटी ऑफ इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक्टिविटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे BaSO4 जो होता है, बेरियम सल्फेट, इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसको यूज किया जाता है किसके लिए? डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? H2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। ठीक है, तो ये पैलेडियम आपका कैटलिस्ट है, BaSO4 एज अ पॉइजन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन ये कैटलिस्ट का जो होगा आपका, वो डिक्रीज करेगा। ये सिस बना दिया या ट्रांस बना दिया, बहुत ही आसान यस सर। है। डन। चलिए, वेट अ मिनट, ये remove, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अब तक हमने यही कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो टाइप ऑफ कैटालाइसिस टॉपिक डाल लीजिए, टाइप ऑफ कैटालाइसिस। जब टाइप ऑफ कैटालाइसिस की बात करते हैं तो अपने पास जो सबसे पहला आता है, ठीक है, वो आ जाता है होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्या आ जाता है? वेट अ मिनट,
होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको कैटालाइसिस, अजीब से तो नहीं यस लिखा हुआ ना, वेट अ मिनट, होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब देखिए होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब होता क्या है कि जो आपका रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट हो, वो जब दोनों सेम फेज में होता है, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तो उसे होमोजीनियस कैटालाइसिस कह देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन सर, फेज से क्या मतलब? स्टेट, फिजिकल स्टेट, ओके ओके। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2SO2 है जो कि गैसियस स्टेट में है, और यहाँ पे O2 भी गैसियस स्टेट में है। तो जो कैटलिस्ट होगा अगर वो आपका गैसियस स्टेट में आ गया, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज कर लिया आपने, तो ये आपका होमोजीनियस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COO C2H5 है। ठीक है, ये क्या है, एस्टर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे H2O भी है आपका, ये भी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विच इज इन लिक्विड स्टेट एसिड, तो ये दे देगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका एक्वस में हो जाएगा। प्रोडक्ट से नहीं लेना देना हमें, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स लेना देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C12H22O11। ठीक है, ये इक्वस में आपका, और इसमें जैसे H2O डाला आपने तो ये भी आपका लिक्विड स्टेट में ही हो जाएगा। तो इक्वस और लिक्विड देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने H2SO4 डाला लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये भी आपका होमोजीनियस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये C6H12O6। ठीक है, विच इज ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका एक्वस में होगा, हमें प्रोडक्ट तो देखना नहीं है। C6H12O6 विच इज फ्रुक्टोज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये होमोजीनियस कैटालाइसिस के हैं। यस। डन। डन, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा। होमोजीनियस हो गया, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होगा डिफरेंट फेज में होगा, फिजिकल स्टेट में होगा। तो यहाँ पे वो डिफाइन कर देते हैं, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, आर इन डिफरेंट फेज। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2SO2 ही लिया गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे O2 ले लिया गैसियस स्टेट में, जैसे पहले वाले में लिया था। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट जो ले रहे हैं आप, वो V2O5 ले रहे हैं, जो कि किसमें है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये आपका क्या होगा, सिंपल क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हो जाएगा। दूसरा N2+3H2 है। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसमें है, गैसियस स्टेट में है। और यहाँ पे जो आपने लिया वो F ही ले लिया, किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो ये किसमें बना लगेगा, 2NH3 गैसियस स्टेट में, ये भी हेट्रोजीनियस आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सपोज 4NH3 है आपका, ठीक है, जो कि गैसियस स्टेट में ले रहे हैं, और 5O2 है जो कि आपके गैसियस स्टेट में है। और यहाँ पे जो आप लेने जा रहे हैं कैटलिस्ट, जैसे सपोज प्लेटिनम लिया आपने सॉलिड में, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका देगा, जो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। चलिए अब एक और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इसका, वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, जो कि आपका ऑयल है तो लिक्विड स्टेट में है, और इसके साथ मैंने ले लिया H2 विच इज इन गैसियस स्टेट। तो ये आ जाएगा आपका वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में, जो कि आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है। ये सॉलिड में हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके निकल का जो होता है, निकल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बस स्टेट मैच कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हो जाएगा। आसान है, आसान है कि नहीं? यस।
डन, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक डालिएगा। टॉपिक है आपका एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता कैसे है उसको मैं दिखाता हूँ। जस्ट सपोज आपके पास कुछ ऐसे रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब समझ गए ना आप, कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये आपने ए और बी अलग अलग रखा है, ठीक है। रिएक्टेंट है एक तरीके से, यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन होगा, सिंपल ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन होगा। जब यहाँ एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी जो है, ठीक है, इस सॉलिड सरफेस पे जाके लगेंगे कि नहीं, मिल जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे यस। ए लग जाएगा और यहाँ पे बी लग जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जैसे ए और बी वहां पे लग गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बना, ठीक है। तो अब ये इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी जब पास पास में रहेंगे ना, तो वो आपस में भी एक क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये आपस में भी एक बॉन्ड बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन याद हो तो आपको मैं बताऊं, जहाँ पे अपोजिट और रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है उसी को तो डिसऑप्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ हो यस। जाएगा डिसऑप्शन। तो डिसऑप्शन होते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ए और बी निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ए बी बाहर निकल गए, ठीक है। तो डिसऑप्शन हो गया कि नहीं, और ये ओ जैसे था वैसे ही रह गया, कोई परमानेंट क्या चेंजेज नहीं आया। इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हो गया। डन। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड्स, ऑफ सॉलिड्स एंड सॉलिड्स कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट। तो जब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है आपकी एक्टिविटी की। तो यहाँ पे एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी दो टर्म आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ
chemijopsin to the large extent. कैमिजॉप्सन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ग्रुप जो होता है डी ब्लॉक का 5 to 11, ग्रुप 5 डी ब्लॉक का ही है, और ग्रुप 11 विच इज ऑल्सो फ्रॉम डी ब्लॉक, यहाँ पे जो एक्सटेंट होता है कैमिजॉप्सन का वो इंक्रीज करता है। एक्सटेंट इंक्रीजेज। और जो ग्रुप और यहाँ पे जो बात करते हैं ग्रुप 7 to 9, ठीक है, ये गुड कैटलिस्ट, अच्छे कैटलिस्ट मिलते हैं 7 और 9 में, 7 to 9 गुड कैटलिस्ट। ये बस ये लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्टिविटी की, फिर शेप सिलेक्टिविटी की, एंजाइम कैटालाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, इंक्रीजिंग एक्टिविटी और बाय द एक्टिवेटर्स। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत आसान है। डन सर। पूरा हो गया आपका? यस। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक डाल लीजिएगा सिंपल सा। ये तो पहला हो गया एक्टिविटी। अब जो दूसरा है ना वो आ जाता है सिलेक्टिविटी की। किसकी बात आ जाती है? सिलेक्टिविटी की। तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की जब बात करते हैं तो कैसे सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पे बेसिकली इट इज द एबिलिटी, it is the ability of the catalyst, it is the ability of catalyst to direct a particular reaction, to direct a particular reaction to give particular प्रोडक्ट। तो एज वी नो दैट, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करने से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है कि नहीं देता है? रिएक्टेंट सेम है, आपने कंडीशन और कैटलिस्ट जो रिएजेंट वगैरह चेंज किया, आपका प्रोडक्ट चेंज हुआ कि नहीं? तो वही होता है आपका सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एज फॉर एग्जांपल, आपको बेस्ट एग्जांपल ये लगेगा कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिया आपने गैसेस स्टेट में, और यहाँ के आपकी H2 ऐड किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि कॉपर को डाला इसमें, तो ये दे देगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये एक एल्डिहाइड देगा। एट द सेम टाइम मैंने सेम चीज लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैंने 2H2 ले लिया। अब कंडीशन जो है मैंने क्या कर दिया, एज अ रिएजेंट क्या यूज कर रहा हूँ, कॉपर या फिर ZnOCr2O3, ये यूज कर रहा हूँ, ZnOCr2O3 यूज कर रहा हूँ। तो अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अब एक और चीज देखिए, रिएक्टेंट सेम है CO, और यहाँ पे 3H2, ये भी गैसियस स्टेट में है, और इसमें मैंने डाल दिया निकल। क्या डाल दिया? निकल डाल दिया, जो कि काफी हाई टेम्परेचर पे होता है। आई थिंक इतना होता है, ध्यान से देखिएगा, इतना होता है शायद। तो ये बना लेगा आपका मीथेन विच इज इन गैसियस स्टेट प्लस H2O विच इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो ये होता है आपका सिलेक्टिविटी। फॉर सिलेक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक और पार्टिकुलर कैटलिस्ट, द प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो पार्टिकुलर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। तो ये था आपके पास सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के बाद अपने पास क्या आ जाता है? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। अब शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा। ये बेसिकली शेप वगैरह देता है, तो यहाँ लिख लेंगे द कैटालिसिस which depends
upon pore structure of catalyst and size of reactant and product molecules. जो डिपेंड करता है पोर स्ट्रक्चर और किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। यस, जो इस पे डिपेंड करता है उससे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। और इसमें जो बेस्ट होता है आपका वो जियोलाइट होता है। क्या होता है आपका? जियोलाइट्स होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे जियोलाइट्स के लिए। जियोलाइट्स आर गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस काफी अच्छा होता है बिकॉज दे हैव हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जिसमें पोर भी होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल में एज अ उसमें दे रखा है स्ट्रक्चर इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए सिलिकॉन का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन में क्या होता है, जैसे यहाँ हो गया आपके पास ओ, इधर हो गया सिलिकॉन विटामिनेट, तो यहाँ हो गया आपके पास ओ, और यहाँ हो गया सिलिकॉन, और यहाँ हो गया अरे ये क्या होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया सिलिकॉन, और यहाँ आ गया ओ, और यहाँ आ गया फिर से सिलिकॉन, फिर से यहाँ आ गया ओ, और आ जाएगा सिलिकॉन, और यहाँ अब यहाँ आ जाएगा सिलिकॉन, और ये ऐसे, अब यहाँ ऐसे है। तो यहाँ पे सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा कौन? एल्युमिनियम, Al माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Al माइनस के पास Na प्लस भी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका जियोलाइट्स का एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, डन सर। अब यहाँ पे जो आता है एक नया टॉपिक आ जाएगा आपका, जिसको हम कहते हैं कैटालाइसिस से ही रिलेटेड है, एंजाइम कैटालाइसिस। अब ये एंजाइम कैटालाइसिस क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंजाइम कैटालाइसिस में हम क्या करते हैं कि एंजाइम आर द कंपाउंड होते हैं हायर माइक्रोमोलिकुलर का कंपाउंड्स ऑफ हायर molecular mass, higher molecular mass proteins, higher molecular mass proteins produced by living plants, and animals, and catalyze various reaction in the body. एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम कैटालाइसिस and also termed as biochemical catalysis। तो बहुत ही सिंपल है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो आपका हायर मॉलिक्यूलर मास के होते हैं, जो प्रोटीन वगैरह होता है, जो कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स देते हैं और इनको कैटालाइज किया जाता है
वेरियस रिएक्शन इन द बॉडी से लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं और बायोकेमिकल कैटालाइसिस भी कहते हैं। सिंपल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात आ जाएगी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, C12H22O11। और इसमें हम क्या डालते हैं, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज डाला आपने, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का डिफरेंस हमने पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल्स में, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, बट एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। ये पहला एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सारे एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। स्टार्च जो कि फॉर्मूला क्या होता है स्टार्च का, C6H10O5O5 रेज टू द O5 होल ट्वाइस, एन आ जाता है होल एन। ठीक है, और इसमें हम क्या डालते हैं, डायटेज डायस्टेज। तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है, क्या मिलता है, माल्टोज मिल जाता है, माल्टोज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल C12H22O11। ठीक है। लिख रहे हैं साथ साथ में आप, यस पहले वाला तो हो गया होगा या नहीं, यस हो गया है, जी वेरी। सर। अब देखिए थर्ड वाला एग्जांपल ले लेंगे कि अगर आपने माल्टोज लिया, जिसका फॉर्मूला तो अभी अभी लिखा हूँ C12H22O11, और इसमें आपने माल्टेज डाला, ये माल्टेज डाला आपने, तो ये बन जाएगा आपका ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। फोर्थ ले लेते हैं कि ग्लूकोज ले लिया आपने, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऑलरेडी पता है, ग्लूकोज की फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ग्लूकोज में आपने क्या डाल दिया, जाइमेज डाल दिया, जाइमेज से तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, और उसके साथ CO2 भी दे देगा। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH2H5OH। ठीक है, तो बहुत आसान है कि नहीं, आप ही बताइए। यस सर। है आपके पास यूरिया, जिसका फॉर्मूला आप बताएंगे क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला सक्षम, NH2CO NH2, याद आया। यस सर। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा आपका इसमें यूरियस डालते हैं, तो यहाँ दे देता है आपका अमोनिया, और इसके साथ दे देगा CO2। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता आपने, को NH3। सिक्स्थ में जाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा, मिल्क ले लेते हैं। मिल्क में कौन सा होता है, मिल्क में हम लैक्टोबैसिली डालते हैं, बेसिकली लैक्टो बेसिली, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे देता है वो क्या मिल जाता है, कर्ड मिल जाता है। सेवेंथ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस्टोमक, एस्टोमक के लिए अलग होगा। यहाँ पे एस्टोमक में एक प्रोटीन, प्रोटीन में अपने को क्या मिला, पेप्सिन। एस्टोमक में, एस्टोमक के प्रोटीन में पेप्सिन मिला, तो ये बनाता है पेप्टाइड। क्या बनाता है, पेप्टाइड। और इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन, इंटेंस हो गया, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या मिल जाता है, इसको मिल जाता है पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन मिलता है। क्या मिलता है, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा वो दे देगा आपका अमीनो एसिड, सो इजी। चल सर। वेरी गुड।
तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है सेकंड टर्म की? हाँ सर, ठीक सब चल रही है। इसके बाद आई थिंक अपने पास बस अमीन बचेगा, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री में ब्रेड लाइफ एंड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड जो है हमने अच्छा खासा कर लिया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, मैकेनिज्म। सर एल्डिहाइड में केमिकल रिएक्शन से पढ़ा देना, प्रिपरेशन वगैरह में हाँ, टाइम। प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है मे बी।